तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका फिजिकल एजुकेशन का सब्जेक्ट है, हिंदी में बोले तो जो आपका शारीरिक शिक्षा का ये विषय है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग ए या खंड क भी कह सकते हैं, इसके अंदर हमसे एमसीक्यू टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या करके। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि आसन की पहचान करें, ये योगा का कौन सा आसन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक भैया जी है, ये योगा का एक आसन कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल एक हाथ इस तरह से जैसे योगी बाबा सब नहीं करते हैं वैसे कर रखे हैं, और एक हाथ से अपना एक नाक को इस तरह से दबा रहे हैं। तो ये जो भैया जी है योगा का जो अनुलोम विलोम होता है ना, ये वाला आसन कर रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर जो आपका ए वाला ऑप्शन है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस योगा के आसन को जो है मोस्टली आपको एडवाइस दिया जाता है कि कीजिए। आपने मूवी वगैरह में भी, वेब सीरीज़ में भी देखा होगा कि अगर कोई हीरो या हीरोइन वगैरह गुस्सा हो जाती है तो दूसरा व्यक्ति उनको कहता है कि थोड़ा अनुलोम विलोम किया कीजिए। अनुलोम विलोम करेंगे तो मन शांत रहेगा, आपका गुस्से पे नियंत्रण रहेगा, है ना। तो ये अनुलोम विलोम होता है बच्चों, जो कि कहा जाता है गुस्से पे कंट्रोल करने में आपका बहुत ज़्यादा सहायता करता है, मन को शांत करता है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, आइडेंटिफाई द आसन करके। तो अनुलोम विलोम आपका करेक्ट आंसर। दूसरा क्वेश्चन कि अर्ध मतेंद्रासन तथा पश्चिमोत्तासन का उपयोग किस जीवन शैली रोग को दूर करने में किया जाता है। ये दो योगा के आसन है बच्चों। इन योगा के आसनों को करके हम लोग यहाँ पर जो आपका मधुमेह होता है, डायबिटीज होता है, उसको कंट्रोल करने में ये हेल्प करता है योगा का आसन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये थर्ड वाला हो जाएगा, मधुमेह। इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई व्यक्ति शुरू से ही अपना जीवन में ये योगा का आसन कर रहा है तो उसको डायबिटीज होने का खतरा बिल्कुल कम होता है। ठीक है, वहीं अगर एक व्यक्ति है जो कोई योगा का आसन नहीं करता है, एकदम बाहर का चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब खाए जा रहा है, दबा के खाए जा रहा है, फास्ट फूड वगैरह, और योगा एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करता है, तो उसको मधुमेह होने का खतरा ज़्यादा रहता है। जो व्यक्ति एक्सरसाइज वगैरह करता है, खास करके योगा में आपका अर्धमतेंद्रासन, पश्चिमोत्तासन ये सब करता है, तो वहाँ पर उसको मधुमेह से बचाव रहता है एक तरह से, है ना। वो मधुमेह वगैरह बीमारी, डायबिटीज़ होने का खतरा उसको कम रहता है। तो इस हिसाब से थर्ड वाला आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो ये आपका थर्ड ऑप्शन है ये डायबिटीज़ करके, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ नॉकआउट टूर्नामेंट। तो यहाँ पर जो बच्चा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खिलाड़ियों का आत्मविश्वास कम करना ये नॉकआउट टूर्नामेंट का उद्देश्य नहीं होता है बच्चों। ठीक है, तो ये ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ए वाला ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। आगे चलते हैं, यहाँ पर चौथा क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा जा रहा है कि चपटे पैर का कारण होता है। अब यहाँ पर एक चित्र मैंने लगा दिया है आपके लिए। इस चित्र के अंदर आप देखेंगे दो तरह से पैरों को दिखाया गया है। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा पैर है जो भगवान ने हमारे शरीर को बना करके दिया है ना। तो नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में जो पैर आप देखेंगे ना, जिसको तलवा भी बोला जाता है, तो वो इस तरह का होता है, जिसमें जो ये है हिस्सा इस तरह से उठा हुआ रहता है। आप अपने पैर में अगर उठा करके अभी देखेंगे तो आपका पैर ऐसे चपटा नहीं मिलेगा, ऐसा थोड़ा सा ना बीच में जो है इस तरह से देखने को आपको मिलेगा। तो ये नॉर्मल होता है बच्चों, और ये होता है चपटा पैर, जो कि एक तरह का विकार होता है, एक तरह का बीमारी आप कह सकते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पैर जो होता है ना इस तरह से चपटा हो जाता है, बिल्कुल जो भगवान ने हमारे शरीर को इस तरह से बनाया है ना, ये नहीं रह जाता है, ये परिवर्तित हो जाता है इसके अंदर, बिल्कुल एकदम चपटा पैर हो जाता है। अब आप बोलेंगे सर जी इसमें दिक्कत क्या है। इसमें बहुत दिक्कत होता है भाई, इसमें हड्डी वगैरह में दर्द, बहुत तरह का समस्या यहाँ पर होने लग जाता है। तो चपटे पैर का कारण क्या हो सकता है, तो वो हो सकता है आपका पैर की मांसपेशियों का कमजोर होना और अत्यधिक भार के कारण। ये दो कारण हैं जिस कारण से आपका यहाँ पर चपटे पैर जो होता है, फ्लैट फीट जिसको आप कहते हैं, वो हो सकता है। स्वस्थ मांसपेशियों का होना इसके कारण नहीं हो सकता है। तो इस हिसाब से आपका डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है बच्चों। ओके, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, कॉजेज ऑफ फ्लैट फीट, तो आपका वीकनेस ऑफ लेग मसल्स एंड ड्यू टू एक्सेस वेट करके इस तरह से है ना। तो ये दोनों सही हो जाएगा, ये थर्ड वाला नहीं रहेगा। तो डी ऑप्शन आपका
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन, ये अभिकथन और कारण वाला है बच्चों। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि आंतरिक प्रेरणा के दीर्घकालिक लाभ हमें देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है भैया, अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, मोटिवेट रहेंगे, है ना, इस तरह से, तो हमें लंबे टाइम तक उसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो ये बात तो बिल्कुल यहाँ पर सही कह रहा है। अगला है कारण यहाँ पर कि चूंकि इसके पीछे कारक स्वाभाविक रूप से ऐसे कार्यों का अनुसरण कर रहे हैं जो आनंद, ठीक है, तृप्ति या चुनौती प्रदान करते हैं। उपरोक्त दो कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोनों ही बात यहाँ पर बिल्कुल सही बोली जा रही है। आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दोनों ए और आर सत्य है और आर ए की सही व्याख्या है। ओके बच्चों, चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है बच्चों और इसी प्रकार की वीडियो आप देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। आपका एक लाइक जो है बच्चों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। आप यूँ भी कह सकते हैं कि आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का जो लेवल है वो लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों गुना बढ़ा देता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुँच सके और वो भी जो है इन सैम्पल पेपर्स का लाभ उठा सके और आपको धन्यवाद दे सके। देखिए इस दुनिया में ना हम आए हैं तो लोगों की दुआएं लेने के लिए आए हैं, है ना। लोगों की बद्दुआ तो कोई लेना पसंद नहीं करता है कि नहीं। तो आप भी भैया 4 लोगों को भेजिए और उनसे दुआ लीजिए कि हाँ धन्यवाद यार विक्की, धन्यवाद भाई रवि, तूने मेरे को ये सैम्पल पेपर का वीडियो भेज दिया यार, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए, इसमें से कई सारे क्वेश्चन आए थे यार, कई सारे क्वेश्चन तो डिट्टो सेम आए थे। इस तरह की दुआएं लेना सीखिए, है कि नहीं। मानते हैं ना, अच्छा प्रमोशन कर लेता हूँ मैं। आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है हमारा कि आहार संतुलन तब होता है जब जो हमारा डाइट है वो बैलेंस कब होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा बच्चों जब दैनिक आवश्यकता को पूरा करने वाले पोषक तत्व उसके अंदर हो, जो हमारा डेली बेसिस पे हमें जो रिक्वायरमेंट होता है न्यूट्रिशंस की, है ना, तो वो सारी चीज़ें अगर उसके अंदर हो तो वो हमारा यहाँ पर एक बैलेंस डाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा यहाँ पर कि डाइट इज बैलेंस व्हेन कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स दैट मीट डेली रिक्वायरमेंट्स। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन क्या है कि लंबी कूद में टेक ऑफ जो है डैश शक्ति का एक उदाहरण होता है बच्चों यहाँ पर। तो जो लंबी कूद होता है वहाँ पर जो हम लोग टेक ऑफ करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ से हमें यहाँ तक इस तरह से टेक ऑफ करना है, तो ये जो लंबी कूद में जो हमारा ये शक्ति आ रहा है ये किसका उदाहरण है? विस्फोटक ताकत जो होता है, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो होता है, इसका एक एग्जाम्पल होता है, उदाहरण होता है बच्चों। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, विस्फोटक ताकत करके, ठीक है। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, टेक ऑफ इन लॉन्ग जंप इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश पावर। तो एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ करके हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन क्या है कि यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो डैश इसका कारण हो सकता है। अब इस चीज़ को ना थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए बच्चों, ताकि आपको समझ में आ जाए कि अग्नाशय वगैरह क्या होता है, नहीं तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको समझिए यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों ये है हमारे शरीर का अंदर वाला पार्ट पुर्जा, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको समझाने का क्या प्रयास कर रहा हूँ वो है भैया पेनक्रियास, जिसको आप हिंदी में अग्नाशय भी बोलते हैं। और ये होता क्या है, इसके ना होने से या इसके ख़राब होने से भैया दिक्कत क्या होता है। ना होने से तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, बेसिकली मैं आपको समझाऊंगा कि इसके ख़राब होने से क्या दिक्कत हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए हर किसी का शरीर का अंदर वाला पार्ट पुर्जा ऐसे ही रहता है। ये लीवर हो गया आपका, ये स्टमक पेटवा हो गया, ठीक है, और इसके नीचे छोटी आंत, बड़ी आंत। हमें मेन समझना है पेनक्रियास को यानी अग्नाशय को, जो कि यहाँ पर है आपका, ये देख रहे हैं यहाँ पर है, ठीक है। एक बारी मैं यहाँ पर स्केच का कलर बदल लेता हूँ, ओके, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको पेनक्रिया देखने को मिलेगा। अब ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम करके आपको समझाता हूँ। तो ये मैंने जूम कर लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा लीवर हो गया, ये पेट हो गया, इसके नीचे जो आप देख रहे हैं ना ये वाला, इसको बोलते हैं पेनक्रियास। आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं, जिसको हिंदी में अग्नाशय बोलते हैं। अब भैया ये क्या करता है, ये इंसुलिन रिलीज करता है, एक तरह का पदार्थ होता है जो रिलीज करता है, जो कि शुगर वगैरह को इस तरह से हमारे बॉडी में जो सो कि बैलेंस करके रखता है।
ये पेनक्रियास जो इंसुलिन रिलीज करता है। अब जिसको भी यहाँ पर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है, मधुमेह की बीमारी होती है, या यूँ कह लीजिए शुगर की बीमारी होती है, तो उसमें क्या होता है, ये पेनक्रियास जो है इंसुलिन रिलीज नहीं कर पाता है। तो उससे क्या होता है, उसको यहाँ पर बाहर से इंसुलिन वगैरह का इंजेक्शन लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेगा तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो ये होता है हमारा मधुमेह से संबंधित। पेनक्रियास किससे संबंधित होता है बच्चों? मधुमेह से संबंधित होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, तो यहाँ पर हमारा 8वां क्वेश्चन इस तरह से था कि यदि अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर रहा है तो इसका कारण हो सकता है मधुमेह, यानी कि उसको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और डी ऑप्शन जो है हमारा डायबिटीज़, ये करेक्ट यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अब 9वें क्वेश्चन के अंदर हमें यहाँ मिलान करना है, तो चलिए मिलान करके बता देते हैं। सबसे पहला जो है आपका यहाँ पर ये प्रत्यायन समिति करके ये है आपका, तो इसका आपका हो जाएगा वैध पास जारी करना। ये जो समिति होता है, ये वैध जो पास होते हैं, वैलिड पासिस होते हैं, उसको जारी करता है। दूसरा है स्वागत समिति, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि स्वागत करने वाला है, तो ये हो जाएगा आपका निमंत्रण पत्र भेजना, ये इनका काम होता है। तीसरा जो है आपका यहाँ पर वित्तीय समिति, नाम से ही पता चल रहा है पैसा से संबंधित होने वाला है, तो वित्तीय समिति का आपका यहाँ पर हो जाएगा बजट तैयार करना। ओके, और अगला है विपणन समिति, इनका काम हो जाएगा प्रायोजन करना। तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट मिलान बैठ जाता है। इसका अगर करेक्ट आंसर की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर जो ये ए है ये करेक्ट हो जाएगा हमारा, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आगे चलते हैं। सेम यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इस तरह से। और ये जो ए वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन जो है हमारा ये अभिकथन और कारण वाला है। यहाँ पर देखिए अभिकथन क्या कह रहा है कि नौकनी एक आसन विकृति है जिसमें सामान्य स्थिति में खड़े होने पर दोनों घुटने आपस में स्पर्श करते हैं। नौकनी के बारे में बता रहे हैं यहाँ पर कि एक सामान्य स्थिति होती है जिसमें अगर हम सीधे खड़े होते हैं ना, तो आपने देखा होगा कई सारे लोगों का क्या होता है, दोनों जो घुटने होते हैं ना वो टकराने लगते हैं। आप खड़े होकर देखिएगा, आपका तो शायद नॉर्मल होगा, टकराएगा नहीं, बीच में से गैप निकलेगा। ठीक है, एक आप अपना हाथ जो ऐसे एक बार ऊपर नीचे करके देखिएगा ना, घुटनों से ऊपर नीचे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, गैप देखने को मिलेगा। लेकिन जिसको नॉक नी का प्रॉब्लम होता है ना, उसका घुटना टकराता है, जिससे कि अगर वो आर्मी वगैरह में जाना चाहे, फौज वगैरह में जाना चाहे, तो उसको वहाँ पर भर्ती नहीं लेते हैं, मेडिकल में छांट दिया जाता है एक तरह से, है ना। तो ये तो यहाँ पर अभिकथन बिल्कुल सही कह रहा है। अब कारण देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें दोनों टखनों के बीच व्यापक अंतर होता है जो विकृति की स्थिति के साथ बदलता रहता है। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोनों ए और आर सही है, यानी कि कथन और कारण दोनों सही है, और जो आपका यहाँ पर कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या करता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर जो आपका ए है कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए करके, ये आपका यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 11वां क्वेश्चन क्या है कि विशेष ओलंपिक की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके दिमाग की उपज है। तो जो आपका विशेष ओलंपिक है, जिसे आप इंग्लिश में स्पेशल ओलंपिक भी बोलते हैं बच्चों, ये जो अवधारणा है ये पीबी जो सो कि कोबेटिन जो है इनकी दिमाग की उपज है। देखिए वेस्ट में जो नाम होते हैं कैसे खतरनाक से होते हैं, पीबी कोबेटिन। हमारे यहाँ पे अगर किसी का नाम रख देंगे ना तो बोलेगा अरे क्या नाम रख दी हो भाई, इस तरह से। और वहाँ पे होता है भाई पीबी कोबेटिन करके। तो डी वाला ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो ये याद रखिएगा, नाम पीबी याद रखिएगा, बाकी आगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा। आगे चलते हैं, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप देख सकते हैं, और डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन कि डैश पूर्ण आहार के रूप में जाना जाता है। तो जो आपका दूध होता है बच्चों वो एक पूर्ण आहार है, कंप्लीट डाइट है, यानी कि एक गिलास दूध पी लीजिए, उसके अंदर प्रोटीन वोटीन सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि भैया दिन रात दूध पीना शुरू कर दो और खाना खाओ ही मत, लेकिन यहाँ पर भैया जो दूध होता है उसको जो है बोला गया है कि ये एक कंप्लीट डाइट है, यानी पूर्ण आहार है। ओके, तो ग वाला जो विकल्प है यानी सी वाला ऑप्शन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर भी इंग्लिश मीडियम में इस तरह से देख सकते हैं कि डैश ऑल्सो नोन एज अ कंप्लीट डाइट, तो मिल्क आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर
हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि बंदूक और सीटी का प्रयोग कौन से खेलों में नहीं किया जाता है। तो जो बंदूक है और सीटी है इसका प्रयोग आपका डेफ ओलंपिक में नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो सुनने में सक्षम नहीं होते इस तरह से, ठीक है, तो उनको यहाँ पर खिलाया जाता है। तो जब वो सुन नहीं सकते तो यहाँ जाहिर सी बात है बंदूक और सीटी का प्रयोग जो है वो किया ही नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो डेफ ओलंपिक खेलें होती हैं यहाँ पर बंदूक और सीटी का प्रयोग खेलों में नहीं किया जाता है। ओके, सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खेलो इंडिया प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, मुख्य उद्देश्य है, प्रतिभा खोजने के लिए जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम जो है इसको लाया गया था। ठीक है, सी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ खेलो इंडिया प्रोग्राम, तो टू फाइंड टैलेंट, ये हमारे यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीएमआई का पूरा नाम क्या है। तो बीएमआई का पूरा नाम होता है बॉडी मास इंडेक्स करके। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो सी है आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 16वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मुझे जीतने दो, लेकिन यदि मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। इस तरह से यहाँ पर कहा जा रहा है यह शपथ किन खेलों में ली जाती है, यानी कि भैया या तो मुझे जीतने दे दो, लेकिन अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे प्रयास में बहादुर होने दो। तो ये जो है भैया आपका जो शपथ है ये लिया जाता है आपका विशेष ओलंपिक भारत के अंदर। ऑप्शन नंबर जो ए है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि वह बल जो किन्हीं दो वस्तुओं के बीच होने वाली सापेक्ष गति की विपरीत दिशा में कार्य करता है क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं भैया घर्षण बल, जिसको इंग्लिश में आप फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और फ्रिक्शन फोर्स आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 18वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिग 5 सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है। तो जो आपका बिग 5 सिद्धांत है बच्चों वो आपका 5 फैक्टर मॉड्यूल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन बी के अंदर, जिसको हिंदी में आप अनुभाग बी भी बोलते हैं या खंड ख कह लीजिए। इसके अंदर हमसे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछे जाएंगे। बेसिकली 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हमसे यहाँ पर पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें देना है। तो चलिए देखते हैं एक करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर देखिए 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं हमसे कि आहार के गैर पोषक तत्वों के रूप में फाइबर व स्वाद यौगिक का वर्णन करें। देखिए जो भी हम खाना खाते हैं उसमें हम बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, जाहिर सी बात है, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, दाल चावल, रोटी, चटनी, चोखा, अचार, ये सब बहुत सारी चीज़ें हम खाते हैं डेली लाइफ में। तो उसमें हम जाने अनजाने में पोषक तत्व वाली भी चीज़ें खाते हैं और ऐसी चीज़ें भी खाते हैं जिनको खाने से हमें पोषक तत्व नहीं मिलता, गैर पोषक तत्व मिलते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ओके बच्चों, अब इन्हीं में आपका आ जाता है फाइबर और स्वाद यौगिक। अब इनके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो आपका फाइबर होता है, फाइबर मल त्याग में सहायक होता है और कब्ज होने से रोकता है, आंतों की कार्यप्रणाली को सुचारू रूप से चलाने में सहायक होते हैं। जैसे ताजे फलों में जो फाइबर होता है वो प्रचुर मात्रा में होता है, जो हम ताजे फल खाते हैं ना उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है और ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है यहाँ पर कब्ज वगैरह की प्रॉब्लम में। और आंतों के लिए तो भैया ये रामबाण इलाज है, एक तरह से मान लीजिए रामबाण चीज़ है। ठीक है, जो भी व्यक्ति यहाँ पर फल वगैरह, ताजे फल वगैरह खाता रहता है तो फाइबर बॉडी को मिलता रहेगा, जिससे कि होता है ना कभी कभी सुबह आप देखते होंगे अंकल उंकल लोगों को या इस तरह से कई सारे लोग होते हैं हमारे आस पड़ोस में जो सुबह फ्रेश होने जाते हैं और बहुत ज़ोर से एकदम प्रेशर लगाते हैं, वो एकदम ऊ करके एकदम तेज़ी में एकदम लगाने का प्रयास करते हैं ना, वो उनका जो मल है वो पास नहीं हो रहा होता है, तो वो फाइबर की कमी की वजह से हो रहा होता है, उनकी आंतों वगैरह में प्रॉब्लम होती है। ठीक है बच्चों, तो जिनको भी ऐसी समस्या है आप उनको बोला कीजिएगा कि ताज़े फल वगैरह खाइए, जिससे कि आपकी बॉडी में फाइबर वगैरह अच्छी तरीके से जाए और आपको ये प्रॉब्लम ना हो। तो एक तो ये हो गया फाइबर। अगला है स्वाद यौगिक। अब ये क्या होता है भैया, स्वाद यौगिक न तो ऊर्जा और न ही पोषण देते हैं,
ये पदार्थ हमारे भोजन का स्वाद बढ़ाते हैं, जैसे दूध में चाय डाल करके, सब्जी में नमक डाल करके उसका स्वाद को हम लोग बढ़ाते हैं। जाहिर सी बात है भैया, जो चाय होता है हम लोग यहाँ पर बनाते हैं, उसमें चाय पत्ती वगैरह डालते हैं, तो वो यहाँ पर क्या होता है, वो सिर्फ स्वाद देने के लिए होता है, उससे हमें कोई पोषक तत्व वगैरह नहीं मिलता है। उसी प्रकार से जो हम लोग सब्जी में नमक वगैरह डालते हैं, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर बताया गया है, ये होता है स्वाद यौगिक, जो कि आपका एक आहार का गैर पोषक तत्व है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि आहार के किन्हीं 2 गैर पोषक तत्वों के बारे में बताइए, तो ये आप इस तरह से बता सकते हैं, या ऐसे जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि आहार के गैर पोषक तत्वों के रूप में फाइबर और स्वाद यौगिक का वर्णन कीजिए, तो इसी तरह से आपको वर्णन करना था। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्क्राइब फाइबर एंड जैसे कि फ्लेवर कंपोनेंट्स एज अ कंपाउंड्स एज अ नॉन न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट करके। तो पहले यहाँ फाइबर के बारे में आप लिख सकते हैं, अगला है टेस्ट कंपाउंड्स करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको लिखना है बच्चों इंग्लिश मीडियम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 20वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि स्पेशल ओलंपिक भारत से आप क्या समझते हैं, बताइए। तो यहाँ पर भैया हम क्या समझते हैं, इसका जो इस संस्थान का जो गठन हुआ था 2001 में हुआ था, शारीरिक और मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों के लिए खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए इस संस्थान का गठन किया गया था 2001 के अंदर। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व के सामाजिक गुणों तथा स्वास्थ्य को विकसित करना है। यहाँ पर यह जो सो कि संगठन राज्य स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलों को आयोजित करता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है भैया, स्पेशल ओलंपिक में जो दिव्यांग बच्चे होते हैं ना, उनको यहाँ पर कैटेगराइज किया जाता है और उनके लिए यहाँ पर काम किया जाता है। और ये देखा जाता है कि ये जो बच्चे हैं समाज में एक लीडर बन करके उभरे और इस तरह से एक अहम योगदान निभाए हमारे समाज में। 2001 में स्पेशल ओलंपिक भारत का जो है इस संस्थान का गठन हुआ था। और ये जो संस्थान है ये आपका जो कि राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर कह लीजिए खेलों का आयोजन करवाता है। किनके लिए, जो यहाँ पर दिव्यांग बच्चे होते हैं उनके लिए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। ओके, चलिए इंग्लिश मीडियम में भी इसी तरह से आपका रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पर 21वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि संतुलित आहार के कोई 2 लाभ बताइए। जो आपका बैलेंस डाइट होता है, जैसे हमारे एक भैया जी है ना, वो 75 हार्ड वाले, राम राम सारे भाइयों ने, आज मेरा 75 हार्ड का 75वां दिन। आज पानी पी के ड्राई फ्रूट खा के आज मैंने निकल गया वर्कआउट करन, मैंने देखा मोर, और फिर मैं यहाँ पे 50 डंबल उठाए इस तरह से, फिर बेंच प्रेस मारी। खैर मैं भावनाओं में बह गया। तो वो जो है संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, और आप भी बैलेंस डाइट ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए जो हम संतुलित आहार लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो उसके लाभों की बात करें तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए उचित ऊर्जा प्रदान करता है, शरीर के प्रत्येक अंग को सही व सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। तो ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। 22वां क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि डाइटिंग के 2 नुकसान बताइए, गिव 2 डिसएडवांटेजेस ऑफ डाइटिंग करके। तो आपने अपने आसपास ज़रूर देखा होगा, ज़्यादातर जो लड़कियाँ वगैरह होती हैं वो सब ऐसे खाना वाना नहीं खाती हैं। अगर उनको आप ये पिज़्ज़ा उज्जा या फिर ऐसे नॉर्मल कुछ दे दीजिएगा ना कि ये लो ये खा लो, ये लो ये लो खा लो, इस तरह से करके, तो बोलेंगे ओ माई गॉड मैं ये नहीं खा सकती, मैं डाइटिंग पे हूँ, मैं मोटी हो जाऊँगी। मैं बॉडी शेमिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारी लड़कियां होती है जो ऐसा बोलती है कि ओ माय गॉड मैं ये नहीं खा सकती, ओ माय गॉड मैं मोटी हो जाऊंगी, इस तरह से करके, है ना। तो देखो भैया वो डाइटिंग पे नाम का डाइटिंग पे होती है। डाइटिंग वाइटिंग ऐसे करना नहीं चाहिए जब तक प्रॉपर डॉक्टर जो है सलाह ना दे कि हाँ आपको डाइटिंग की ज़रूरत हो है इस तरह से करके, तो भैया आपको डाइटिंग नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर आंसर क्या लिखेंगे आप डाइटिंग के नुकसानों के अंदर, आप इस तरह से लिख सकते हैं कि सीमित पोषक तत्वों का सेवन, सीमित और कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा के अपर्याप्त सेवन से कई स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। अब डाइटिंग में क्या होता है ना, लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि वो पत्ता गोभी का इस तरह से है ना, ये घास फूस खा लेंगे तो हो गया डाइटिंग। तो भैया अगर एकदम लो खाना अगर आप खाते हैं, अपनी बॉडी में बिल्कुल कम खाना देते हैं आप, तो आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन इन सब की कमी हो जाएगी, जिससे कि गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती है। वजन कम करने का ये जो रवैया है गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है कि भैया ये जो मैं अपना वजन कम करूंगी या वजन कम करूंगा, ये जो एक रवैया है ना, ये गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को यहाँ पर पैदा कर सकता है। वजन कम करने की तनावग्रस्त
अस्त चेतना, चिंता और तनाव पैदा करती है कि भैया मैं तो पिछले 30 दिन से खाना कम खा रही हूँ या खा रहा हूँ करके फिर भी मेरा वजन कम नहीं हुआ, तो इससे और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं आप कहीं ना कहीं। तो इसीलिए डाइटिंग बिना सोचे समझे हमें नहीं शुरू करना चाहिए जब तक डॉक्टर यहाँ पर सलाह हमें नहीं देता है बच्चों। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए 23वां क्वेश्चन क्या है कि गतिशील संतुलन की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर आप इस प्रकार से लिखेंगे कि किसी व्यक्ति अथवा वस्तु द्वारा गतिशील रहते हुए भी स्थिरता बनाए रखने की स्थिति को गतिशील संतुलन कहते हैं। गतिशील रहते हुए व्यक्ति का गुरुत्व केंद्र आधार से बाहर होता है। मान लीजिए एक व्यक्ति जो है चल रहा है और चलते चलते भी वो अपने यहाँ पर एक तरह से बैलेंस बनाए रखे है ना, तो वो उसका एक तरह से कह लीजिए गतिशील संतुलन है। एग्जाम्पल के लिए आप जब बाल्टी लेकर के चलते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ ही है, काफ़ी बेहतरीन उदाहरण एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है कि पानी से भरी बाल्टी एक व्यक्ति दाएं हाथ से उठाए लेकिन यह व्यक्ति बाईं तरफ को झुक जाता है ताकि गुरुत्व केंद्र मध्य में रहे। कहने का मतलब यह है कि जब आप पानी का एक बाल्टी उठाते होंगे इस तरह से, तो आप क्या करते होंगे, इधर वाला हाथ भी ना इस तरह से उठ ही जाता है आपको, तो उसको नीचे करने का प्रयास करके आगे चलने का प्रयास करते होंगे जिससे कि आपका जो बैलेंस है वो बना रहे। तो ये किसका उदाहरण है, ये गतिशील संतुलन का ही एक तरह से उदाहरण है बच्चों। पहाड़ पर चढ़ते समय हम आगे की तरफ झुक जाते हैं ताकि हम गिर न जाए। गुरुत्व केंद्र को नीचे लाने से संतुलन बना रहता है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ग्रेविटी जो है ना उसको बैलेंस करने का प्रयास किया गया कि भैया गुरुत्वाकर्षण हमें पीछे ना खींच ले, आगे ना खींच ले। इस तरह से अगर हमें आगे पीछे खींचेगा तो गिरने का खतरा रहता है। तो चलते हुए भी हम यहाँ पर गतिशील रहते हुए भी व्यक्ति जो है गुरुत्वाकर्षण को आधार बना करके एक तरह से कह लीजिए जब बैलेंस रहता है यहाँ पर, तो वो आपका गतिशील संतुलन कहलाता है। यहाँ पर आप लिखा हुआ भी देख सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्थूलता को परिभाषित कीजिए, डिफाइन ओबेसिटी। एक तरह से मोटापा के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो मोटापा या स्थूलता कह लीजिए यह शरीर की वह दशा है जिसमें शरीर में वसा यानी फैट की मात्रा का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखते होंगे एक नॉर्मल आदमी जो है नॉर्मल वेट के थ्रू आपको देखने को मिलता होगा, एक मोटा व्यक्ति जो है दूर से ही लग जाता है कि अरे ये मोटा है, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर लग जाता है। क्यों? क्योंकि उसके शरीर के अंदर जो फैट की यानी वसा की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कुछ और बातें बताई गई हैं। दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि वह दशा जब एक व्यक्ति का भार आदर्श भार से 20% या इससे अधिक होता है तो इसे मोटापा कहते हैं या ये मोटापा कहलाता है। यानी एक व्यक्ति का वजन मान लीजिए कि 100 किलो होना चाहिए और उसका वजन जो है 120 किलो या 130 किलो से ऊपर जा रहा है तो वो भैया यहाँ पर मोटापे की कैटेगरी में आएगा। यानी एक व्यक्ति का जितना वजन होना चाहिए उससे 20% या उससे अधिक वजन उसका बढ़ जाता है तो वह व्यक्ति यहाँ पर क्या कहलाएगा, मोटा कहलाएगा। अब ये किस कारण से हो सकता है? बहुत सारे कारण है भैया। खान पान की गलत आदतें तथा पाचन प्रणाली का बिगड़ना, परिश्रम रहित जीवन, थायराइड व वंशानुगत भी हो सकता है। आजकल जो बहुत सारे लोग ये फास्ट फूड नहीं खाने लग गए हैं, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर, इसके अंदर होता है फैट। अब आप बोलेंगे सर जी फैट तो अच्छी बात है, शरीर को फैट तो चाहिए ही, हम प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन कह रहा हूँ, प्रोटीन कैसे खा सकते हैं यार, हम जो ये आपका ये पनीर खाते हैं और इस तरह से कह लीजिए आपका ये नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो उसके अंदर भी हमें फ़ैट मिलता है। लेकिन ये जो फ़ैट मिलता है इसमें क्या दिक्कत है? जो हम बाहर का चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर ये सब खाते हैं तो इसके अंदर होता है आपका बैड फैट। देखिए यहाँ पर जो फैट होता है वो भी दो तरह का होता है, एक होता है गुड फैट, एक होता है बैड फैट। हम जो बाहर का ये अगड़म बगड़म ये सब खाते हैं ना, ये जंक फूड खाते हैं, उसमें होता है बैड फैट। तो उससे क्या होता है, मोटापा आपका बढ़ने लगता है और बहुत ज़्यादा आगे चल के गंभीर बीमारियाँ आपको हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि इसके कारण व्यक्ति अनेक बीमारियों जैसे मधुमेह, अतिरिक्त रक्त दबाव, कैंसर, गठिया आदि रोगों का भी शिकार हो सकता है। तो इसीलिए आपको मैं बोल रहा हूँ बाहर का खाना बंद कर दीजिएगा। अगर आप चाउमीन, मोमोज, बर्गर, फिंगर खाते हैं तो खाते ही हैं, मतलब मैं पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए भी नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरे बोलने से आप जो है पूरी तरह से कंट्रोल तो नहीं करेंगे कि हाँ परमानेंटली आज सर ने बोल दिया, जय सर ने कि बंद कर दो तो मतलब बंद कर दो। आप खाते हैं अगर तो थोड़ा सा उसको कम कीजिएगा और अगर आप कर सकते हैं तो बंद भी कर लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है बच्चों। ओके,
आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन सी के अंदर, जिसके अंदर हमसे यहाँ पर इस तरह से बोला गया है शॉर्ट आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, बोले तो लघु उत्तरीय प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है सेक्शन सी का, और इस क्वेश्चन पेपर का 24वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि चपटे पैरों के कारण तथा सुधारात्मक उपाय लिखिए। अब आप बोलेंगे सर जी चपटा पैर ये क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए। देखिए भगवान ने जो हमारा पैर बनाया है हमारे शरीर का, इंसानों के शरीर का, वो कुछ इस प्रकार से बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिसमें अगर आप अपने पैर में देखेंगे ना उठा करके अभी, तो बीच में आपको इस तरह का गैप देखने को मिलेगा। ठीक है, जब भी आप कहीं पैर का छाप कहीं रखते होंगे तो आपको बीच में ना इस तरह से गैप देखने को मिलता होगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, एक स्वस्थ व्यक्ति का जो पैर होता है, पैर का तलवा होता है, इसी तरह का होना चाहिए। अब जो चपटा पैर होता है वो एक तरह का विकार होता है, एक तरह का बीमारी आप समझ सकते हैं, जो कि इस तरह से हो जाता है आपका। ये आपका गलत होता है। ये अगर किसी व्यक्ति को हो गया तो समझ लीजिए एक तरह का बीमारी ही हो गया है, और इसको होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, चपटे पैरों के कारण मांसपेशियों तथा हड्डियों की कमजोरी के कारण हो सकता है आपका ये। अगर किसी व्यक्ति का जो मांसपेशियां यानी कि मसल है और जो बोन्स है यानी हड्डियां हैं वो कमज़ोर है, तो ये विकार यानी कि ये समस्या देखने को मिल सकती है चपटे पैर वाली। दूसरा, अधिक भार यानी ओवरवेट होने के कारण एक व्यक्ति जो है जो मोटा है आप कह सकते हैं, तो उसके अंदर भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। अगला, लंबे समय तक भारी बोझा ढोने के कारण, अगर कोई व्यक्ति जो है लंबे समय तक भारी बोझा ढोता है तो उसके अंदर भी ये चपटे पैर वाली समस्या आ सकती है। अगर आप जो है जूतों को लंबे समय तक पहने रखते हैं ना, तो भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये कारण आप लिख सकते हैं चपटे पैर होने के। अब सुधारात्मक उपाय क्या है, यानी कैसे इसको सुधारा जा सकता है, तो उचित प्रकार के जूते पहन करके आप जो है इस चीज़ को सुधार सकते हैं। रेत पर चलना तथा दौड़ना, अगर आप रेत पर चलते हैं और दौड़ते हैं तो इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। पंजों पर कूदते हैं तो भी इस चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते चलिए। देखिए आपका एक लाइक जो है बच्चों हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है इसी तरह की वीडियोस को बनाने के लिए। चलिए, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 25वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या है कि भोजन के सूक्ष्म पोषक तत्वों के रूप में विटामिन ए, बी और डी का वर्णन करें। ठीक है, तो अगर बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हमारे फूड के रहते हैं ए, बी और डी, तो वो इस प्रकार से, जो आपका विटामिन ए होता है इसे रेटिनल भी कहा जाता है। यह शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, विशेष करके आँखों के लिए बच्चों। तो जिसको भी आँखों की प्रॉब्लम होती है, डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि विटामिन ए वाली चीज़ें ज़्यादा लिया करो। अब देखिए बच्चों यहाँ पर विटामिन बी के बारे में क्या बताया गया है। जो आपका विटामिन बी होता है ना, इसके अंतर्गत 6 विटामिन आते हैं। ठीक है, 6 विटामिन का अपना एक ग्रुप होता है, इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, इस तरह के 6 विटामिन का एक ग्रुप होता है जो विटामिन बी के अंतर्गत आता है, जो कि सामान्य स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। ओवरऑल जो आपका हेल्थ होता है बॉडी का, उसके लिए विटामिन बी जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चों। उसके आगे यहाँ पर बता रखा है विटामिन डी के बारे में। यह शरीर की सभी हड्डियों के बनाने में और उनके वृद्धि और विकास में बहुत ज़्यादा सहायक होता है विटामिन डी, जो कि आपका प्रचुर मात्रा में आपको मिल जाएगा। जो आप सनलाइट होता है ना, उसको अगर आप लेते हैं, तो यानी कि सूरज की धूप अगर आप लेते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से विटामिन डी मिलता रहेगा। आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। मुझे भी जब टाइम मिलता है तो मैं जो है सो कि 10 से 20 मिनट तक या आधा पौना घंटा कह सकते हैं, इस तरह से सूरज की धूप जरूर लेता हूँ। खास करके अभी तो ठंडियाँ चल रही है, दिसंबर का महीना, तो अभी तो सनलाइट लेने में मज़ा ही अलग आता है। आराम से सूरज की धूप में बैठ जाइए, एकदम नींद से आने लग जाता है कि नहीं। तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपका जो है सो कि धूप। और देखिए भगवान ने भी हमारे शरीर को बनाए ही इस तरह से है कि हम बाहर रहें, ठीक है, लेकिन वो तो हम इतने ज़्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि घरों में, स्कूलों में, इस जो है सो कि मूवी थिएटर में, या मतलब इंडोर में ज़्यादा रहते हैं आजकल इंसान, खास करके शहरों में। लेकिन भगवान ने हमारे शरीर को जो है बाहर रहने के लिए ही डिज़ाइन किया है बच्चों। ठीक है, खैर ये तो अलग बातें रहीं। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जो है आपको समझ में आ गया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अस्थि भंग जो होता है इसके मुख्य कारण लिखने हैं आपको। जो अस्थि भंग होता है उसके मुख्य कारण क्या होते हैं, तो देखिए अस्थि भंग अस्थि पर तेज प्रहार या टक्कर से हो जाता है। जो आपकी अस्थियां होती है ना, इस तरह से जॉइंट्स वगैरह जो होते हैं इस तरह से, या हड्डियों की बात कर ले तो उस पर अगर तेज प्रहार हो जाए ना, तो वहाँ पर जो है वो टूट जाता है, या मान लीजिए इधर उधर डिसलोकेट हो जाता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं। अब इसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पर बताया गया है, जैसे खेलों में खिलाड़ियों में आपस में टक्कर या खिलाड़ी का किसी भारी उपकरण व वस्तु से टकराना, इस कारण से अस्थिभंग हो सकता है। लंबी दूरी अवधि की दौड़ या पैदल चाल से अस्थिभंग हो सकता है। सख्त सतह पर अनायास की गिरना, यानी अनावश्यक रूप से इस तरह से गिर जाते हैं अगर हम लोग, तो भी अस्थिभंग हो सकता है। शरीर में कैल्शियम की कमी के कारण भी कई बार अस्थिभंग हो जाता है। तो ये मुख्य कारण है जिस कारण से अस्थिभंग हमें देखने को मिलता है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा कि राइट द मेन कॉजेस ऑफ फ्रैक्चर। तो यहाँ पर आप इस तरह से लिख सकते हैं, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 27वां क्वेश्चन है कि योग के एक आसन पर्वतासन की विधि व लाभ का वर्णन करें। ठीक है, अब योगा के बहुत सारे आसन होते हैं, यहाँ पर कोई भी एक आसन के बारे में आपसे पूछ सकता है। जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपको पर्वतासन के बारे में बता रखा है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह से अगर हम ये योगा का आसन करते हैं तो यह पर्वतासन कहलाता है। इसमें क्या होता है, ये एक देख सकते हैं भैया जी है जो एकदम अलती पलथी मार करके बैठ गए हैं, और जैसे हम अपने भोले बाबा को प्रणाम करते हैं ना, भगवान जी को प्रणाम करते हैं, तो उस तरह से ये भैया जी जो है ये प्रणाम कर रहे हैं इस तरह से ना। तो ये यहाँ पर पर्वत की तरह जो है दिख रहे होंगे आपको एक तरह से। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर पर्वतासन कहलाता है। अब ये करते कैसे है और इसका क्या लाभ होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पर्वतासन के बारे में बताया गया है कि इस आसन को करते समय मनुष्य की आकृति एक पर्वत के समान हो जाती है, जिसके कारण इसे पर्वतासन कहते हैं। यह आसन करने में बहुत ही सरल होता है। ठीक है जी, आगे देखिए, पूर्व स्थिति अगर आपको ये आसन करना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, पद्मासन में बैठ जाइए। फिर विधि क्या रहेगी, जमीन पर दरी या आसन पर पद्मासन में बैठना है। लंबी सांस लेते हुए अपने हाथों को ऊपर की ओर जो है इस तरह ले जाए कि आपके हाथ सिर के ऊपर हो और हाथों की हथेलियाँ आपस में जुड़ जाए करके। ठीक है, इसका लाभ क्या होता है अगर आप पर्वतासन करते हैं तो अस्थमा की बीमारी में बहुत ही लाभदायक है। रक्त साफ करता है, सीना चौड़ा और कंधों को मजबूती देता है, फेफड़े स्वस्थ रहते हैं इससे। पर्वतासन के कुछ विपरीत संकेत होते हैं। अब देखिए, कोई चीज़ अच्छा होता है तो कुछ चीज़ खराब भी होता है उसके अंदर, है ना। तो इसके विपरीत संकेत क्या है भैया, विपरीत संकेत यह है कि यदि व्यक्ति के कलाई, कुल्हा या फिर एड़ी में मोच या चोट हो इस तरह से, तो इस आसन का अभ्यास ना करें। ठीक है, रीढ़ की हड्डी में चोट होने पर भी इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो ये पर्वतासन के विपरीत संकेत है। अगर आपका जो लॉन्ग क्वेश्चंस में आ जाता है ये वाला क्वेश्चन जो है पर्वतासन वाला, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं 28वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि अस्थि भंग के प्रकार लिखिए। अभी हमने अस्थि भंग के बारे में थोड़ा बेसिक समझा कि होता क्यों है करके। अब यहाँ पर अस्थि भंग के प्रकार यानी टाइप्स पूछ रखा है। तो अस्थि भंग जो चोटें होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। कच्ची अस्थि भंग, बहुखंड अस्थि भंग, अनुप्रस्थ अस्थि भंग, तिरछा अस्थि भंग और प्रचंडी अस्थि भंग। अब ये होता कैसे कैसे, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। जो कच्चा अस्थि भंग होता है वो इस तरह का होता है। बहुखंड मतलब कि जो आपका अस्थि है यानी हड्डियों की बात कर रहे हैं, इस तरह से टुकड़ा टुकड़ा टूट जाता है। अनुप्रस्थ में आपका इस तरह से क्रैक टाइप का है। ठीक है, तिरछा में क्या होता है, तिरछे से इस तरह से टूटता है। प्रचंडी में ये इस तरह से क्रैक क्रैक टाइप का दिखा रखा है, इस तरह से रहता है। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट द टाइप ऑफ बोन फ्रैक्चर्स, और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ठीक है, वही वाला इमेज में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, बस यहाँ पर लिखे हुए चीज़ें इंग्लिश में हो जाएंगी, बाकी इमेज तो वही रहने वाला है। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया, एक चॉइस दे दिया। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसका अथवा इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि उच्च रक्तचाप के निवारण के लिए श्वासन विधि की भूमिका स्पष्ट कीजिए। जो हाई ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है, तो उसको यहाँ पर निवारण करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए जो श्वासन विधि होती है उसकी भूमिका आपको स्पष्ट करना है। तो देखिए यहाँ पर अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उसको इस अवस्थिति में लेटना चाहिए। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से अगर व्यक्ति ऐसे हो जाता है ना, तो काफ़ी हद तक उसका जो बीपी है उसको कंट्रोल करने में यहाँ पर मदद मिलता है। ठीक है, काफ़ी हद तक ऐसा कहा जा सकता है। अब श्वासन विधि के बारे में देखिए वही बताया गया है जो मैंने अभी आपको चित्र के माध्यम से दिखा दिया कि पूर्व स्थिति क्या होगी, दोनों पैर सीधे रखते हुए कमर के बल लेट जाए, दोनों पैर में 1 फुट का अंतर रखे तथा एड़ी अंदर व पंजे बाहर रखते हुए स्थिर अवस्था में जैसो कि छोड़ दे। ठीक है, ये आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इमेज के माध्यम से।
आगे देखिए बताया गया है, दोनों हाथों की हथेली ऊपर रखते हुए शरीर से थोड़ी दूरी पर स्थिर अवस्था में रखे, आंख बंद करके मन को श्वास पर केंद्रित करे और किसी भी प्रकार का काम या विचार नहीं आने दे। पैर से सिर तक के भाग को जो है सो कि स्थिर तथा अनुभव करे कि शरीर केवल शव रह गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उच्च रक्तचाप का निवारण कर सकते हैं श्वासन विधि के द्वारा। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। वीडियो लाइक करते चलिएगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन डी के अंदर, जिसके अंदर केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए 29वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि शिक्षक के साथ साथ प्रशिक्षक हमेशा विभिन्न प्रतिस्पर्धी खेलों और खेलों में अपने छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है तो वे छात्रों के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से बोला गया है कि जो आपका जो स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनके साथ साथ जो उनके ट्रेनर होते हैं, ठीक है, जैसे आप मान लीजिए हमारे चैनल के स्टूडेंट है जो कि अभी कक्षा 12वीं में पढ़ रहे हैं और 12वीं में पढ़ रहे हैं, आपके पास फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट है, इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है स्टूडेंट है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मतलब मैं आपका टीचर। तो इस तरह से जो टीचर्स होते हैं, ना केवल मैं, हमारे जैसे हमारी कम्युनिटी में यानी टीचर कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे जो टीचर है, चाहे गवर्नमेंट स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के, ऑनलाइन टीचर, ऑफलाइन टीचर, कोई किसी भी तरह का टीचर आप कह सकते हैं, तो जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो उससे पहले वो खुद उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर वो टेक्निक्स डिस्कस करते हैं या फिर जो है सो कि प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि बेटर से बेटर तरीके से बच्चे को समझाया जा सके। जैसे मैं आपको कोई चैप्टर पढ़ाता हूँ, आप जा कर के मेरी क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस वाली वीडियोस आप देख सकते हैं, उसमें मैंने हर एक चैप्टर को एनिमेशन के माध्यम से समझा रखा है। ठीक है, तो वो जो मैंने चैप्टर्स करा रखी हैं आपको, आप मानेंगे नहीं, एक एक चैप्टर को कराने के लिए मुझे एक एक हफ्ते का, कभी कभी तो 15 दिन का भी टाइम लगा है एक एक चैप्टर को कराने के लिए। क्यों? क्योंकि वो टेक्निक डिस्कस करना पड़ता है आपके साथ, जो है सो कि मतलब आपको बताना पड़ता है कि कैसे आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स सोचने पड़ते हैं कि क्या छोटा से छोटा एग्जाम्पल दूं कि हर एक लोअर लेवल का बच्चा जिसको कुछ ना भी आता है वो भी कैच कर सके। समझ रहे हैं ना आप? तो एक जो टीचर होता है, एक ट्रेनर होता है, उसके ऊपर स्टूडेंट से यानी जो सीखने वाला होता है उससे भी ज़्यादा बर्डन होता है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर बोला गया है, यदि उन्हें बायोमैकेनिक्स का पर्याप्त ज्ञान है तो वे छात्रों के प्रदर्शन को कैसे बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं, 2 चित्र यहाँ पर आपको दिए गए हैं। एक में ये बच्चा फुटबॉल को लात मारते हुए दिखाया गया है, एक यहाँ पर जो है इस तरह से वो डोरेमोन में दिखाते नहीं है, वो क्या बोलते हैं, एक होता है खेलने वाला, उस तरह से ये खेल रहा है, जैसे बैट बॉल खेलते हैं, तो समथिंग वही उसी तरह का एक गेम होता है, वही यहाँ पर खेला जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है हमारा, नीचे और उछाल पर जितना अधिक बल लगाया जाता है गेंद उतने ही अधिक हवा में उछलता है। यह कथन किस कानून का हवाला दे रहा है? तो यह गति का तीसरा नियम जो है उसका हवाला दिया जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊपर दिए गए चित्रों में न्यूटन के तीसरे नियम को डैश में दर्शाया गया है। तो पहली तस्वीर में यहाँ पर आप देख सकते हैं तीसरे नियम को दर्शाया गया बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूटन के दूसरे नियम को डैश के रूप में जाना जाता है, तो त्वरण का नियम भी उसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर और उस पर कार्य करने वाली विभिन्न शक्तियों का अध्ययन उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं भैया यहाँ पर किनेशियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में एक अथवा दे दिया है, चॉइस दे दिया, ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला क्वेश्चन आप कर सकते हैं कि एक उच्च जंपर एक ठोस सतह से ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि यह उसके शरीर का उतना ही बल के साथ विरोध करता है जितना वह उत्पन्न करने में सक्षम है। यह उदाहरण गति के किस नियम को दर्शाता है? तो यह उदाहरण जो है भैया गति का तीसरा नियम जो है, जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है, उसे दर्शाता है बच्चों। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा। ठीक है, इस तरह से मतलब उस क्वेश्चन के बारे में बताया गया है और इसके बेसिस पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन से इस तरह से रहेंगे आपके, और आंसर आपको यहाँ पर इस तरह से लिखते हुए चलना है। देखिए क्वेश्चन और आंसर सब कुछ सेम है, बस मीडियम आपको बदल जाता है, इंग्लिश हो जाता है। जो अभी मैंने आपको हिंदी में समझाया वही चीज़ आपका इंग्लिश मीडियम में हो जाता है बच्चों। ठीक है, बाकी के क्वेश्चन और आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश मीडियम में। ठीक है बच्चों।
चलिए अब हम लोग आ गए हैं 30वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से आपका क्वेश्चन है कि 8वीं कक्षा के शिक्षक ने हाल ही में शामिल हुए छात्र शेखर के व्यवहार को देखा। ठीक है, 8वीं कक्षा के जो शिक्षक है यानी जो टीचर है, उन्होंने अभी हाल ही में जो शामिल हुआ एक ज्वाइन हुआ बच्चा है शेखर, उसके व्यवहार को देखा। वह अन्य छात्रों से अलग है। उसे कक्षा में सामान्य छात्रों के साथ खेलकूद और खेल गतिविधियों को करने में कठिनाई होती है। कक्षा शिक्षक ने उसके माता पिता को बुलाया और उन्हें स्कूल के विशेष शिक्षक के पास ले जाने का सुझाव दिया। तो इस तरह से यहाँ पर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं चित्र इस तरह से। अब यहाँ पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अक्षमता का अर्थ क्या होता है। ये आपका होमवर्क है। आज मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये अक्षमता होता क्या है। ठीक है, जो भी बच्चा सबसे पहले यहाँ पर कमेंट करेगा और सबसे एक्यूरेट आंसर होगा उसका, उसके कमेंट को मैं हार्ट का यानी दिल का निशान दे दूंगा ताकि और बच्चे समझ सके बच्चे ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। बच्चों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है कि विशेष आवश्यकता अक्षम व्यक्ति वाले बच्चों के लिए प्रयुक्त सबसे उपयुक्त शब्द क्या है, तो दिव्यांग। ठीक है, पहले विकलांग बोलते थे, दिव्यांग बहुत बेस्ट वर्ड है बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हैप्पीनेस फॉर ऑल द चिल्ड्रंस इफ द वर्ल्ड का लोगो प्रतीक चिन्ह डैश गेम से संबंधित है, तो पैरालंपिक गेम से या खेलों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे जीतने दो, अगर मैं जीत नहीं सकता तो मुझे साहसी या साहसिक प्रयास करने दो। यह शपथ किन खेलों में लिया जाता है या किस खेल में ली जाती है, तो विशेष ओलंपिक जो खेलें होती हैं वहाँ पर यह शपथ ली जाती है बच्चों। सेम यही आपका इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन है देख सकते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है डिसेबिलिटी मीन्स, ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है, आंसर इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। अब हम लोग आ गए हैं 31वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर 31वें क्वेश्चन के अंदर कुछ बातें बताई गई हैं। गंगा स्कूल की टीमों ने जो सो कि बास्केटबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट के लिए अभ्यास शुरू कर दिया है। गंगा स्कूल की जो टीमें हैं उन्होंने क्या किया है भैया, बास्केटबॉल क्लस्टर टूर्नामेंट जो होने वाला है उसके लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है। ठीक है, एक दिन स्कूल सचिव ने खेल के मैदान में जाकर अभ्यास सत्र देखा। उन्हें लगा कि खिलाड़ी कमज़ोर है। कोच से चर्चा के बाद उन्होंने खिलाड़ियों की ज़रूरतों को ठीक करने के लिए डाइटिशियन की व्यवस्था की। ठीक है, डाइटिशियन वो व्यक्ति होता है जो आपका डाइट बताता है कि आपको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ठीक है, किन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए अपने खाने में, इस तरह की चीज़ें आपको डाइटिशियन बताता है। ओके बच्चों, आप देखेंगे बॉलीवुड के या फिर जो भी बड़े बड़े स्टार होते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड या इस तरह के बड़े बड़े व्यक्ति जो होते हैं अमीर उमीर इस तरह से, तो अपना डाइटिशियन अपने साथ रखते हैं जो उनको टाइम टू टाइम बताता रहता है कि आपको ये खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इस चीज़ से आपको दिक्कत हो सकता है, इस चीज़ से आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। इस तरह से चीज़ें वो बताते रहते हैं, तो उनको डाइटिशियन बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि कमजोर खिलाड़ी के लिए किस प्रकार के पोषक तत्वों की सलाह दी जाती है। जो खिलाड़ी कमजोर है अभी उनको कैसा पोषक तत्व लेना चाहिए, तो उनको प्रोटीन वाला भोजन ज़्यादा लेना चाहिए, ये यहाँ पर कहा जाता है कमजोर खिलाड़ियों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिक ऊर्जा के लिए पोषक तत्वों का नाम बताना है कि सिफारिश दी जाती है कि ये पोषक तत्व आपको लेना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट पोषक तत्व जो है ज़्यादा लेना चाहिए अगर आपको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन को डैश भी कहते हैं, तो निवारक और रोगों से लड़ने वाला पोषक तत्व भी विटामिन को कहते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन 8 पानी में घुलनशील डैश का एक समूह है जो सेलुलर चयापचय के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये विटामिन रहेगा आपका इस तरह से, है ना, ये आंसर रहेगा। अब यही इंग्लिश मीडियम में इस तरह से इस क्वेश्चन का देख सकते हैं और ये क्वेश्चन रहा, आंसर ये आप अपनी स्क्रीन पर देखते हुए चल सकते हैं बच्चों। ओके, चलिए परफेक्ट। अब हम लोग आ गए हैं सेक्शन ई के अंदर, जिसे आप खंड ई भी कह सकते हैं हिंदी मीडियम में। इसके अंदर हमसे लॉन्ग आंसर टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाएंगे और उनका आंसर हमें 200 से 300 शब्दों में देना है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए सब हेडिंग्स बता देता हूँ। कई बार क्या बोलते हैं बच्चे, जैसे मान लीजिए ये वाला क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन कि भार नियंत्रण हेतु भोजन का वर्णन कीजिए, यानी कि अगर आपको वेट कंट्रोल करना है तो किस तरह का आपको खाना फूड लेना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको 5 पॉइंट बता दूंगा, तो ये 5 पॉइंट मैंने सब हेडिंग आपको दे दिया, इसके बारे में अच्छे से समझा दिया मैंने आपको। अब इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना होगा। मान लीजिए कि पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ गया, भार नियंत्रण हेतु
भोजन का वर्णन कीजिए। तो ये 5 चीज़ें तो मैं आपको समझा चुका हूँ, आपको करना कुछ नहीं है, बस इनको पाँचों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख देना है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो है यह भार नियंत्रण हेतु भोजन का वर्णन के बारे में आंसर है इस तरह से है कि संतुलित भोजन लेना चाहिए, एकदम बैलेंस डाइट हमें लेना चाहिए अगर हमें अपना वेट कंट्रोल रखना है तो। ठीक है, या वेट कंट्रोल करना है तो अधिक मात्रा में पानी का सेवन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम पानी का सेवन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी बॉडी के लिए बेटर रहता है। अधिक रेशेदार भोजन को खाना चाहिए। नियमित चिकित्सा जांच करवानी चाहिए, टाइम टू टाइम डॉक्टर से अपना चेकअप करवाते रहना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ करना चाहिए, क्या चीज़ नहीं करना चाहिए, डॉक्टर आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। अधिक वसा का सेवन ना करें, ज़्यादा फैट वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा, आपका वेट कंट्रोल करने में आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा बच्चों। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। 33वां क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से है कि प्रोटीन पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, प्रोटीन पे आपको कमेंट करना है, टिप्पणी का मतलब ये होता है। तो प्रोटीन के बारे में आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल दिया गया, बायोडाटा दिया गया भैया कि प्रोटीन एक वृहद पोषक तत्व है। प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व कभी कभी जैसे कि सल्फ्यूर नामक तत्व से बनी होती है। ठीक है, यह होता है। प्रोटीन के अणु काफ़ी बड़े होते हैं, इसलिए यह प्रत्यक्ष रूप से हमारे रक्त में नहीं मिल पाते, अतः हमारे पाचन क्रिया संस्थान के द्वारा अमीनो एसिड में बदल दिए जाते हैं। यह 23 अमीनो एसिड होते हैं, जिनमें से 9 अमीनो एसिड आहार में अवश्य उपलब्ध होने चाहिए। इन अमीनो एसिड का प्रयोग शरीर के द्वारा रक्त, मांसपेशियों, नाखूनों, त्वचा, बालों व आंतरिक अंगों के निर्माण के लिए किया जाता है। प्रोटीन नए उसको बनाता है। ठीक है, नए एक तरह से कह लीजिए काफ़ी सारी चीज़ें बनाने में मदद करता है। टूटे हुए जो मतलब होते हैं हमारे टिश्यू वगैरह, इस तरह से उनकी मरम्मत में बहुत ज़्यादा प्रोटीन हेल्प करता है। जल तथा अम्लों के संतुलन को यहाँ पर नियमित करता है। जो आपका एसिड है और वाटर है उसका एक तरह से बैलेंस बना करके रखता है। प्रोटीन के कई स्रोत हो सकते हैं जिससे आप प्रोटीन ले सकते हैं। दूध से मिल जाएगा आपको। ठीक है, दूध से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें प्रोटीन मिल जाएगा। साबुत दाल अगर आप लेते हैं तो उसके अंदर प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पर तो एक फेमस होता है दाल का ना, वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, तड़का बनता है बच्चों। ठीक है, हमारे यहाँ पे ना दाल का तड़का बनता है, जिसमें क्या होता है ना कि दाल वैसा ही रहता है। ठीक है, उसको ना मिलाते नहीं है, और वो दाल का तड़का और रोटी, क्या बात है, लाजवाब, मुंह में पानी आ रहा है, इतना मस्त लगता है ना दाल का तड़का और रोटी। ठीक है, कभी आप मिलेंगे तो आपको मैं खिलाऊंगा दाल का तड़का और रोटी, आपको मज़ा आ जाएगा खा करके। ठीक है, तो ये प्रोटीन के स्रोत हो सकते हैं आपके। मांस एवं अन्य मांसाहारी आहार जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए ये हो सकता है। ठीक है, और वेजिटेरियन है उनके लिए पनीर वगैरह हो सकता है। मेवे और तेलीय बीज जो होते हैं यहाँ से भी प्रोटीन मिल सकता है बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, राइट अ नोट ऑन प्रोटीन करके। तो आंसर आपको इस प्रकार से लिखना है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 34वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि महिलाओं की खेलों में भागीदारी को बढ़ावा देने के तरीकों का वर्णन करें। किस प्रकार से हम महिलाओं को खेलों के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जो है पार्टिसिपेट करवा सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के। ये उनके लिए खेलों को अनिवार्य करना चाहिए, पहुँच प्रदान करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएँ जो उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। और क्या हम कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धी खेलों में शामिल होने वाली लड़कियों से जुड़ी बाधाओं को कम करना चाहिए। ठीक है, जो कंपटीशन वाली गेम्स होती हैं उसमें जो लड़कियों को दिक्कत होती है उसको हम दूर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो महिलाएं हैं वो खेलों में भागीदारी ले सके। अधिक महिला प्रशासक रखने चाहिए, ट्रेनर वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को रखना चाहिए, कोच वगैरह के बारे में बता रखा है। ठीक है, महिला खिलाड़ियों के लिए प्रतिभा खोज का संचालन करना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा टैलेंटेड जो महिलाएं हैं उनको खोजा जा सके। तो इस प्रकार से खेलों के अंदर महिलाओं की भागीदारी हम बढ़ा सकते हैं। ओके बच्चों, सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और आंसर आपको इस प्रकार से लिखते हुए चलना है बच्चों। इसी क्वेश्चन में आपको एक अथवा दे दिया है, एक चॉइस दे दिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो नीचे वाला ये जो क्वेश्चन है इसको आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में इसके चॉइस में देखिए क्या क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि पैरालंपिक खेलों के प्रारंभ, उद्भव के बारे में संक्षेप में लिखिए। तो देखिए पैरालंपिक खेलों के बारे में अगर बात करें तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान लाखों लोगों को काफ़ी भीषण पीड़ा से गुजरना पड़ा। दूसरा जो हमारा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर के 45 तक, तो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको बहुत ज़्यादा पीड़ा से गुजरना पड़ा था। काफ़ी लोग युद्ध की भीषणता को याद करके काँप उठते हैं। युद्ध में जितना भी मारकाट मचा था, एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भी हुआ था उसको सोच करके ही काँप
काँप उठते हैं। इस युद्ध का दर्द जो समझने हुए सर जो सो कि लुडविग गल्टमैन ने सन 1948 में लंदन के विभिन्न अस्पतालों में शारीरिक रूप से विकलांग हुए लोगों की प्रतियोगिता का आयोजन किया। ठीक है, एक कॉम्पिटिशन का आयोजन किया जो कि काफ़ी सरल रहा तथा काफ़ी सराहनीय गया। ठीक है, कह लीजिए काफ़ी सफल रहा, ये काफ़ी सफल रहा था और सराहनीय रहा, मतलब बहुत इसकी सराहना की गई एक तरह से। इसी से प्रेरित होकर के 1960 के रोम ओलंपिक के दौरान जो सो कि लुडिंग गटमा जो है इन्होंने करीब 400 विकलांग खिलाड़ियों को एकत्रित किया और खेलों का आयोजन किया और इन खेलों को पैरालंपिक्स का नाम दिया गया। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक संस्था जो कि समर और विंटर ओलंपिक्स खेलों का आयोजन करती है, इसका मुख्यालय बान जर्मनी में है। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक्स का सिंबल 3 रंगों लाल जो सो कि नीला और हरा शामिल है इसके अंदर, जो इसका सिंबल है इसके अंदर, तथा इसका मोटो है स्पिरिट इन मोशन करके। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है पैरालंपिक्स खेलों के बारे में कि किस प्रकार से इसका उद्भव हुआ। ठीक है, प्रारंभ किस प्रकार से हुआ। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सेम यही क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में इस तरह से रहेगा और आंसर आपको इस प्रकार से लिख